सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर एक बिंदु आवेश के समीप दूसरा बिंदु आवेश रखा जाए तो क्या होगा? जैसा कि हम सीख चुके हैं, इस आवेश पर पहला आवेश बल लगाता है, जिसका परिमाण कूलाम नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है। अब विचार करने का विषय ये है कि आवेश के परिवेश में ऐसा क्या है कि एक दूसरे आवेश को उसके समीप लाने पर उस पर बल लगता है। क्या हम कह सकते हैं कि आवेश के परिवेश में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण दूसरे आवेश को उसके समीप लाने पर उस पर बल लगता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैज्ञानिकों ने क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार हम कहते हैं कि आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब इसमें कोई अन्य आवेश लाया जाता है तो क्षेत्र इस पर बल आरोपित करता है। तो आज के कार्यक्रम में हम विद्युत क्षेत्र के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही इससे जुड़ी अवधारणाओं को समझेंगे। तो किसी बिंदु R पर आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का समीकरण हम इस प्रकार देते हैं: E सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, R एकांक सदिश। R एकांक मूल बिंदु R से एक मात्रक सदिश है। हम इस समीकरण से किसी भी स्थिति सदिश R के लिए विद्युत क्षेत्र का संगत क्षेत्र निकाल सकते हैं। यहाँ क्षेत्र से हमारा अभिप्राय क्या है? शब्द क्षेत्र यह बताता है कि किस प्रकार कोई वितरित राशि, चाहे वो सदिश हो अथवा अदिश, स्थिति के साथ परिवर्तित होती है। आवेश के प्रभाव को विद्युत क्षेत्र के अस्तित्व में समाविष्ट किया गया है। अब ये बताएं कि एक अन्य बिंदु आवेश को Q बिंदु से R दूरी पर रखे जाने पर उस पर कितना बल लगेगा? तो अगर हमारे पास एक दूसरा आवेश Q है तो कूलाम नियम के अनुसार फोर्स यानी कि बल बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, R एकांक। जैसा कि हम जानते हैं कि ये आवेश Q दूसरे आवेश Q पर बल लगाएगा, परंतु विपरीत दिशा में। यदि हम आवेश Q की स्थिति को सदिश R द्वारा निर्देशित करते हैं तो ये Q की अवस्थी पर एक बल F का अनुभव होता है, जो आवेश Q तथा विद्युत क्षेत्र E का गुणनफल होता है, यानी कि F सदिश बराबर Q E सदिश, जिसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब आप क्या इस समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा? तो इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम होगा। क्या हम इस समीकरण को देखकर कह सकते हैं कि अगर Q एकांक है, यानी कि इसका परिमाण 1 कूलम के बराबर है, तो आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का आंकिक मान इसके द्वारा आरोपित बल के बराबर होगा। इस प्रकार दीर्घ स्थान में किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कोई एकांक धनावेश उस बिंदु पर रखे जाने पर अनुभव करता है। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है स्रोत आवेश कहलाता है, तथा जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्रोत आवेश को अपनी मूल अवस्थिति पर ही रहना चाहिए। यदि किसी परीक्षण आवेश को स्रोत आवेश के चारों ओर कहीं भी लाया जाता है तो स्रोत आवेश स्वयं भी परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत बल का अनुभव करने के लिए बाध्य है और उसमें गति करने की प्रवृत्ति होती है। इससे मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि हम परीक्षण आवेश को उपेक्षणीय छोटा बनाएं। तब बल F उपेक्षणीय छोटा होता है, परंतु अनुपात F बाय Q एक परिमित राशि होती है तथा विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कुछ इस प्रकार करती है, जहां E सदिश लिमिट Q जो कि बहुत ही छोटा है F बाय Q। अब प्रश्न ये है कि व्यवहारिक तौर पे ये संभव कैसे है? व्यवहारिक उपाय ये है कि स्रोत आवेश Q को किन्हीं अनिर्दिष्ट बलों द्वारा
अपनी अवस्थिति पर बांधे रखा जाए। यह विलक्षण प्रतीत हो सकता है, परंतु व्यवहार में ऐसा ही होता है। इस समीकरण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Q के कारण विद्युत क्षेत्र E दिक् स्थान निर्देशांक R पर भी निर्भर करता है। सारे दिक् स्थान में आवेश की विभिन्न स्थितियों के लिए हमें विद्युत क्षेत्र E के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व त्रिविमीय दिक् स्थान के प्रत्येक बिंदु पर होता है, यानी कि x, y, z। चूंकि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल F का परिमाण केवल इन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो विद्युत क्षेत्र E का परिमाण भी केवल दूरी पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार आवेश से समान दूरियों पर इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। इस प्रकार किसी गोले के केंद्र पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण उसके पृष्ठ के हर बिंदु पर समान होता है। दूसरे शब्दों में वह क्षेत्र गोलीय रूप में सममित होता है। अब हम अगर एक ऐसा निकाय लें जहां पर Q1, Q2 से लेकर Qn तक के आवेश सम्मिलित हैं। मान लेते हैं कि किसी मूल बिंदु O के आपेक्ष में स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 से लेकर Rn तक है। आवेशों के निकाय के कारण दिक् स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को उस बिंदु पे रखे किसी एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ यह मान लेते हैं कि एकांक आवेश के कारण Q1, Q2 से लेकर Qn के आवेशों के मूल स्थितियां विशुद्ध नहीं होती। क्या आप बता सकते हैं कि हम यहाँ किस प्रकार विद्युत क्षेत्र के परिमाण को ज्ञात करेंगे? यहाँ बिंदु P, जिसे स्थिति आवेश R द्वारा निर्देशित किया गया है, पर विद्युत क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए हम कूलाम नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। R1 पर स्थित आवेश Q1 के कारण अवस्थिति R पर विद्युत क्षेत्र E1 है और हम इसको कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। E1 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P एकांक। यहाँ R1P एकांक सदिश आवेश Q1 से P की दिशा में एकांक सदिश है तथा R1P आवेश Q1 तथा P के बीच की दूरी है। इसी प्रकार के व्यंजक Q3, Q4, Qn आवेशों के विद्युत क्षेत्रों E3, E4, En के लिए भी लिखे जा सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा आवेशों के निकाय के कारण R पर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जो कि E बराबर E1 प्लस E2 से लेकर En तक है। इन सब का योग करने पर हमें कुल E मिल सकता है। इस समीकरण में E3, E4 से लेकर En के व्यंजक लिखने पर हमें कुछ इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होगा, जहां पर हमने E1, E2 से लेकर En तक के सारे समीकरण का योग किया है, जिसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आवेशों के किसी भी निकाय के लिए मापने योग्य राशि किसी आवेश पर लगा बल है, जिसे सीधे ही कूलाम नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। फिर विद्युत क्षेत्र नामक इस मध्यवर्ती राशि को प्रस्तावित करने की क्या आवश्यकता है? इसको समझने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय को समझना होगा। हम ये जान गए हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के लिए आवेशों के निकाय के चारों ओर के दिक् स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें ये बताता है कि निकाय को विशुद्ध किए बिना यदि इस बिंदु पर कोई एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश रखें तो वह कितना बल अनुभव करेगा। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की वास्तविकता भौतिक सार्थकता तभी प्रकट होती है जब हम स्थिर वैद्युतिकी से बाहर निकलकर कलाश्रित
वैद्युत चुंबकीय परिघटनाओं से व्यवहार करते हैं। हम त्वरित गति से गतिमान दो दूरस्थ आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच लगे बल का विस्तार करते हैं। अब वह अधिकतम चाल जिसमें कोई संकेत अथवा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, वह प्रकाश की चाल c है। इस प्रकार Q2 पर Q1 की किसी गति का प्रभाव तात्क्षिक उत्पन्न नहीं हो सकता। कारण तथा प्रभाव के बीच कुछ न कुछ काल विलंब अवश्य होता है। हम ये कह सकते हैं कि आवेश Q1 की त्वरित गति वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है, जो फिर प्रकाश की चाल से फैलकर Q2 तक पहुंचती है तथा Q2 पर बल लगाती है। क्षेत्र की अवधारणा काल विलंब का सुचारू रूप से स्पष्टीकरण करती है। वैद्युत तथा चुंबकीय बलों की संसूचना केवल आवेशों पर इनके प्रभावों द्वारा ही की जा सकती है। इसीलिए हम उन्हें भौतिक सत्व मानते हैं, ना कि मात्र गणितज्ञ रचनाएं। इनकी अपनी स्वतंत्र गतिकी है, अर्थात ये अपने नियमों के अनुसार विकसित होते हैं। ये ऊर्जा का परिवहन भी कर सकते हैं। इस प्रकार कलाश्रित वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का कोई स्रोत जिसे अल्प समय अंतराल के लिए खोलकर फिर बंद किया जा सकता है, ऊर्जा क्षेत्रों को पीछे छोड़ देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। आइए अब किसी बिंदु आवेश के कारण E को चित्रात्मक निरूपित करने का प्रयास करें। मान लीजिए बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश संकेत करते हुए क्षेत्र की तीव्रता की अनुपातिक लंबाई के सदिश खींची गई है। चूंकि बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश से दूर जाने पर घटता चला जाता है और इसी कारण सदिश की लंबाई भी घटती चली गई है। इसकी दिशा सदैव बहिर्मुखी अरीय संकेत करती है। इस प्रकार हमें बहुत सी क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें सभी बिंदु आवेश से बाहर की ओर संकेत करती है। चित्र में हमें क्षेत्र के तीव्रता सदिश को अनुपातिक लंबाई से ज्ञात हो रही है। अब प्रश्न ये है कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा परिमाण के विषय में जानकारी किस प्रकार प्राप्त होगी। क्षेत्र के परिमाण को क्षेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा निरूपित किया जाता है। आवेश के निकट E प्रबल होता है, अतः आवेश के निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है। आवेश से दूर जाने पर क्षेत्र दुर्बल हो जाता है तथा क्षेत्र रेखाओं का घनत्व भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप रेखाएं भी दूर दूर होती जाती हैं। हम यहाँ अधिक रेखाएं खींच सकते हैं, परंतु रेखाओं की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में किसी क्षेत्र में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः महत्वपूर्ण ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में रेखाओं का आपेक्षिक घनत्व क्या है। हमने एक धनावेश के विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए द्विविमीय चित्र खींचा है, परंतु एक धनावेश के लिए इसका विद्युत क्षेत्र 3 विमाओं में होता है। यह किस प्रकार किया जा सकता है? इसको हम ऐसे समझेंगे कि यदि हमें क्षेत्र रेखाओं के घनत्व का आकलन करना है, तो हमें इन रेखाओं के लंबवत अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर विचार करना होगा। इस चित्र में क्षेत्र रेखाओं का समुच्चय दर्शाया गया है। हम बिंदु R तथा S वहां की क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबित 2 समान तथा छोटे क्षेत्र अवयवों की कल्पना कर सकते हैं। हमारे चित्रण में हमें इस क्षेत्र अवयवों को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या इन बिंदुओं पर
विद्युत क्षेत्रों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती है। बिंदु R, बिंदु S पर क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रबल है। अब हम क्षेत्रफल पर क्षेत्र रेखाओं की निर्भरता को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि कोई छोटा अनुप्रस्थ रेखा अव्यय डेल्टा L किसी बिंदु O से R दूरी पर रखा गया है, तब O पर डेल्टा L द्वारा आंतरिक कोण का सन्निकटन होगा, जिसको डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा L बाय R लिखा जाता है। इसी प्रकार तीन विमाओं में किसी छोटे लंबवत क्षेत्र डेल्टा S द्वारा दूरी R पर आंतरिक घन कोण को डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा S बाय R स्क्वायर से लिखा जाता है। यहाँ हम जानते हैं कि किसी दिए गए घन कोण में अरीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या समान होती है। इस चित्र में आवेश से R1 तथा R2 दूरी पर P1 तथा P2 के लिए घन कोण डेल्टा ओमेगा है। अब यहाँ पर P1 पर आंतरिक क्षेत्र अव्यय R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है और वहीं P2 पर R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है। इन क्षेत्र अवयवों को काटने वाली रेखाओं की संख्या मान लीजिए समान है। अतः एकांक क्षेत्र अव्यय को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी, जो कि n बाय R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा के बराबर होगी। इसी प्रकार से P2 से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या हम n बाय R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा से व्यक्त कर सकते हैं। इन दोनों ही समीकरणों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या R स्क्वायर पर निर्भर करती है और ये अनुक्रमानुपाती है, यानी कि R बढ़ने पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर लगे नेट बल की दिशा को निरूपित करता है। इस वक्र में किसी बिंदु पर स्पष्ट रूप से स्पर्शी द्वारा विद्युत क्षेत्र की दो संभावित दिशाओं में से कोई एक दिशा दर्शाने के लिए वक्र पर तीर का चिन्ह अंकित करना आवश्यक है। क्या हम कुछ सरल आवेश विन्यासों के लिए क्षेत्र रेखाएं बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बहिर्मुखी होती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं तीन विमीय दिक् स्थान में हैं, यद्यपि चित्र में इन्हें केवल एक तल में दर्शाया गया है। एकल ऋणावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अंतर्मुखी होती हैं और दो धनावेशों Q के लिए क्षेत्र रेखाएं पारस्परिक प्रतिकर्षण को एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती हैं, जबकि परिमाण में समान दो विजातीय आवेशों Q और -Q के निकाय के लिए किसी द्विध्रुव के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं आवेशों के बीच स्पष्ट पारस्परिक आकर्षण दर्शाती हैं। क्षेत्र रेखाएं कुछ महत्वपूर्ण सामान्य गुणों का पालन करती हैं, जैसे कि क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि आवेश एकल है तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे संतत वक्र माना जाता है जो कहीं नहीं टूटते। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती। यदि वे ऐसा करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी, जो निरर्थक है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं
बंद लूप नहीं बनाती। ये विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक प्रकृति से अनुशासित है। आइए एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। यहाँ दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है, QA जिसका परिमाण 3 माइक्रोकूलम है और QB जिसका परिमाण -3 माइक्रोकूलम है, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसके मध्य में O पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस प्रश्न के अनुसार QA और QB को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और मध्य बिंदु से QA की दूरी 10 सेंटीमीटर है और QB की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। और अब दिशा की बात करते हैं। QA क्योंकि ये एक धनावेश है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे त्रिज्यीय बहिर्मुखी होगी और वहीं क्योंकि QB एक ऋणावेश है इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय अंतर्मुखी होगी। अब हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र का परिमाण इस समीकरण द्वारा दिया जाता है। EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और इस प्रश्न के अनुसार QA का परिमाण 3 माइक्रोकूलम है, QB का परिमाण -3 माइक्रोकूलम है और ये दोनों ही O बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो EA और EB का परिमाण देखा जाए तो दोनों बराबर ही हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इसका कुल परिमाण दोनों के योग से मिल सकता है जो कि EA प्लस EB होगा। इसको हल करने पर हमें ये इसका दुगना मिलेगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ होता है। वहीं Q यहाँ पर 3 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 अपॉन R जो कि है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर पे करने पर इसको 10⁻⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हल करने पर आपको कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण कुछ इस प्रकार मिलेगा और हम जानते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो है विद्युत फ्लक्स। हमने कार्यक्रम के पिछले भाग में देखा है कि किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबित रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता का माप होता है। हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि यदि हम किसी बिंदु पर E के अभिलंबित कोई डेल्टा S क्षेत्रफल का छोटा समतलीय अवयव रखें तो इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या E डेल्टा S के अनुक्रमानुपाती होती है। अब मान लीजिए कि हम क्षेत्रफल अवयव को किसी कोण थीटा पर झुका देते हैं। स्पष्ट है कि अब इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाएगी, चूँकि E के अभिलंबित क्षेत्रफल अवयव डेल्टा S का प्रक्षेप डेल्टा S cos थीटा होगा। अतः डेल्टा S से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या E डेल्टा S cos थीटा के अनुक्रमानुपाती होगी। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो क्षेत्र रेखाएं डेल्टा S के समांतर हो जाती हैं और इससे कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। बहुत से संदर्भों में क्षेत्रफल अवयव के परिमाण के साथ साथ इसका दिक् विन्यास भी महत्वपूर्ण होता है
उदाहरण के लिए किसी जल प्रवाह में किसी रिंग से गुजरने वाले जल का परिमाण स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल धारा में इसे किस प्रकार पकड़े हुए हैं। यदि आप इसे जल प्रवाह के अभिलंबित रखते हैं तो अन्य सभी दिक् विन्यासों की तुलना में इस विन्यास में रिंग से अधिकतम जल गुजरेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रफल अवयव को सदिश के समान मानना चाहिए। इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। समतलीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्देशित की जाएगी? स्पष्ट रूप से तल पर अभिलंब तल का दिक् विन्यास निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार समतलीय क्षेत्र सदिश की दिशा इसके अभिलंब के अनुदिश होती है। किसी वक्रित पृष्ठ के क्षेत्रफल को किसी सदिश से कैसे संबद्ध किया जाता है? हम यह कल्पना करते हैं कि वक्रित पृष्ठ बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक छोटा क्षेत्रफल अवयव समतलीय माना जा सकता है और पहले स्पष्टीकरण के अनुसार इससे सदिश संबद्ध किया जा सकता है। यहाँ एक संदिग्धता पर ध्यान दीजिए। किसी क्षेत्रफल अवयव की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होती है, परंतु अभिलंब दो दिशाएं संकेत कर सकता है, यानी कि इससे बाहर और इससे नीचे की तरफ। किसी क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध सदिश की दिशा का चयन किस प्रकार किया जाता है? इस समस्या का समाधान इस संदर्भ में उचित कुछ परिपाटियों के निर्धारण द्वारा किया गया है। बंद पृष्ठों के प्रकरणों के लिए यह परिपाटी अति सरल है। किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध सदिश की दिशा बहिर्मुखी अभिलंब की दिशा मानी जाती है। इस प्रकार किसी बंद पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्षेत्रफल अवयव सदिश डेल्टा एस का मान डेल्टा एस एन एकांक सदिश होता है, जहां डेल्टा एस इस क्षेत्र का क्षेत्रफल का परिमाण है और वहीं एन एकांक सदिश इसकी दिशा बताता है। अब हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पर आते हैं। किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो कि डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस है, जिसको हम ई डेल्टा एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, जो पहले की भांति इस क्षेत्रफल अवयव को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ थीटा क्षेत्र अवयव डेल्टा एस तथा ई के बीच का कोण है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिपाटी के अनुसार बंद पृष्ठ के लिए थीटा क्षेत्र अवयव पर बहिर्मुखी अभिलंब तथा ई के बीच का कोण है। ध्यान दीजिए, हम व्यंजक ई डेल्टा एस कॉस थीटा पर दो ढंग से विचार कर सकते हैं। पहला, ई डेल्टा एस कॉस थीटा अर्थात ई पर क्षेत्र अभिलंब के प्रक्षेप का ई गुना अथवा ई अभिलंब डेल्टा एस अर्थात क्षेत्र अवयव गुणा क्षेत्र अवयव का परिमाण। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होता है। वैद्युत फ्लक्स की मूल परिभाषा को सैद्धांतिक रूप में किसी दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स को परिकलित करने में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम पहले पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित करके और फिर प्रत्येक अवयव के लिए फ्लक्स को जोड़कर कुल फ्लक्स प्राप्त कर सकते हैं। अतः पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ सन्निकटन चिन्ह लगाने का कारण ये है कि हमने छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव पर विद्युत क्षेत्र को नियत माना है।
गणितीय रूप से यह केवल तभी यथार्थ है जब हम डेल्टा एस को बहुत ही छोटा लें तथा इस समीकरण में योग को समाकलन के रूप में व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम में हमने विद्युत क्षेत्र के विषय में विस्तार से चर्चा की। साथ ही ये भी सीखा कि विभिन्न आवेश विन्यासों के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार दर्शाई जाती हैं। आप इनको अपनी पुस्तक में बनाकर जरूर अभ्यास करें। आप इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण के लिए किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी जरूर खोज करें और अपनी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और अपने साथियों से इसकी चर्चा अवश्य करें। धन्यवाद।